प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, सियासी महाज पर खूब गर्मा गर्मी देखने में आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपनी अपनी हिकमत अमली जो है वो तैयार की है। अगर उनके सरबराहान की गिरफ्तारी अमल में आ जाती है तो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब के दरमियान राब्तों की भी खबरें हैं और मुलाकात पर आमादा दिखाई देते हैं। लगता है कि मुलाकात का इम्कान भी है, हो भी सकती है। तो क्या सियासी मंजरनामा बन रहा है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज शैला रज़ा साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं। और निज़ामी साहब, मेरा ख्याल आगाज़ अपोजिशन से करना चाहिए। जी मोहतरमा शैला रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये ऐसे लग रहा है कि जरदारी साहब के गिरद तो हसार तंग हो रहा है। एक तरफ उनकी वो प्रॉपर्टी का अमेरिका में जो मामला है वो कोई साफ बात सामने नहीं आई कि वो है या नहीं है। एक वो है, एक ये फेक अकाउंट्स वाला मामला है। फिर उनकी बैंकिंग कोर्ट में पेशी है, वहाँ उनकी ज़मानत मनसूख भी हो सकती है और इसीलिए शायद पीपल्स पार्टी के सब MPs को कहा गया कि वो वहाँ मौजूद हों। तो इस पर फिर बिलावल भुट्टो साहब की बड़ी सख्त है बयान कि वो बिल्कुल झुकेंगे नहीं, बल्कि जो जिस अंदाज से ये सारा कुछ किया जा रहा है इससे पीपल्स पार्टी को और ये इम्पेटस मिला कि वो जद्दोजहद करे। अब ये सारी बातें तो आपने खुद ही बता दी, मेरा इसमें सवाल क्या है? सवाल यही है आपका कि ये आप क्या इसमें अगर जरदारी साहब को आपको लगता है कि वाकई ये कोई इस किस्म का रियल डेंजर है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा? अच्छा, अब देखें, जिस तरह से मुकदमे चल रहे हैं और जिस तरह से मीडिया पर बात हो रही है, अगर हम मुख्तलिफ चैनल्स का ज़िक्र करें तो वो मालूमात भी जो कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत हैं वाज़े कि बाहर नहीं निकलने चाहिए, उस पर 20-20 मिनट तक तमीद बांध कर सिंध के वज़ीर आला से कहा जा रहा है 2-4 मिनट में जवाब दे दें। और उन्होंने भी यही पूछा था कि मालूमात आप तक कहाँ से आई है, तो अभी तक पब्लिक ही नहीं हुई। तो उससे ये लगता है कि जो काम पहले नवाज शरीफ साहब किया करते थे वो थोड़ा सा, क्योंकि सियासत सीख गए थे तो बेहतर तरीके से कर लेते थे। अब वही काम जो है वो इमरान साहब कर रहे हैं और तारीख़ है ना ये हमारी, और ठीक है, करें, हम मौजूद हैं और फेस कर रहे हैं जी। अच्छा, वैसे शैला साहब, जो निज़ामी साहब ने आपसे सवाल किया है उसमें से दो बुनियादी सवाल निकलते हैं मेरे ख्याल में जो निज़ामी साहब पूछ रहे थे। एक तो ये बताइए कि क्या वो फ्लैट जो है वो अमेरिका वाला, इस पर फवाद साहब दावा कर रहे हैं, वो है या नहीं है? यही मैंने पूछा। हाँ, जो निज़ामी साहब ने पूछा था। पहले तो इसका जवाब, अब ये देखिए, इसका जवाब बहुत वाज़ेह खुर्शीद शाह साहब दे चुके हैं। उन्होंने कहा है अदालत में जाइए और मुकदमा पेश कीजिए। नहीं, आप बताइए ना, है या नहीं है? आप इसका मतलब तद्दीन। मुझे क्या पता आपको, मुझे क्या पता। अब ये इतना बड़ा दावा कर रहे हैं तो जो दावा कर रहा है वो सबूत पेश करे, मुझे क्या पता। मैं कोई अपने लीडर्स की प्रॉपर्टी का हिसाब रखती हूँ? ये डार साहब, ये बताइए कि आप वाकई लट लेके जरदारी साहब के पीछे पड़े हुए हैं या मुखावत अमल का नतीजा? ये देखें निज़ामी साहब, ये मेरी एक ज़ाती राय है कि शायद ही दुनिया का कोई मुल्क होगा जहाँ जरदारी साहब की प्रॉपर्टी ना हो। बड़े माशाल्लाह अल्लाह की उनके बड़ी रहमतें हैं। तो फवाद चौधरी से भी आगे निकल गए हैं और सालों से सुनते आ रहे हैं। और दुनिया के हर मुल्क में निकाल दी प्रॉपर्टी। देखिए तो मेरा समझ नहीं, देखे मेरी बात सुने, नहीं असल देखे प्रॉपर्टी होना जुर्म नहीं है। ये बात तो हमें खान साहब के लिए कहनी चाहिए। अमीर आदमी, मुझे बात कंप्लीट कर लेने दे। मुझे बात कंप्लीट कर लेने देना। मैंने बात की है तो मुझे कंप्लीट करने दे। अमीर होना भी जुर्म नहीं है। सिर्फ जुर्म ये है कि अगर जरदारी साहब की प्रॉपर्टी न्यूयॉर्क में, अमेरिका में सामने आ जाती है, अगर डिक्लेयर्ड नहीं है, मिस डिक्लेरेशन का केस है, वो तो एक अलग बात है। उसके बाद फिर क्वेश्चन यही आता है जी कि ये प्रॉपर्टीज़ आया से जो है आमदन से ज़्यादा है, नहीं है, मनी ट्रेल दे देते हैं, इट्स क्लियर। मियाँ साहब का क्या चल रहा है? नून लीग वाले कहते हैं या मियाँ साहब कहते हैं जी मैंने करप्शन नहीं की। ठीक है जी, आपने करप्शन नहीं की, लेकिन अगर आपके जो असासे सामने आए हैं और वो आपकी आमदन से ज़्यादा लग रहे हैं और आप उसकी मनी ट्रेल नहीं दे पाते हैं, तो फिर वो पैसा आया कहाँ से है? सादा सा सवाल है, आसान सा सवाल है, और उसका जवाब यही है कि जब आप मनी ट्रेल नहीं दे पाते हैं, फिर वो किक पैक्स का पैसा है, वो करप्शन का पैसा है।
इसी तरह जरदारी साहब, अगर न्यूयॉर्क वाली प्रॉपर्टी है सच, मैंने तो डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, मुझे उम्मीद है कुछ दिनों में वो सामने आ जाएंगे, मंजरेआम पे आ जाएंगे। लेकिन जो असल दिलचस्प बात है ना वो ये है कि आज आसफ अली, देखें आज आसफ अली जरदारी साहब का केस भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई है, गवर्नमेंट का ऐसा जो उसमें कोई लेना देना नहीं है। ये इसी तरह शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी जो बेल है वो भी अदालतों ने रिजेक्ट की है, उसमें भी नैब ऐसा इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह जो मियां नवाशी साहब हैं, उनको जो बेल मिली है, रिलीफ मिला है, वो भी पाकिस्तान की अदालतों से मिला है। तो यहाँ गवर्नमेंट का ऐसा जो जुडिशरी सिस्टम में मैं नहीं समझता, जो बात अपोजिशन करती है कि शायद अब हमारा और जुडिशरी का कोई गठजोड़ है, सिर्फ ये शैला रजा साहब कौम को क्लियर कर दें कि आखिरकार इनको पाकिस्तान की अदालतों पे एतमाद है कि नहीं, जहां इनके केसेस चल रहे हैं। उस्मान डार साहब, आज जो फरतुल्लाह बाबर हैं, उन्होंने तो फिर हलीमा खान का भी कहा कि उनका मनी ट्रेल दें, उनकी प्रॉपर्टी की तफसीलात के लिए इलेक्शन कमीशन दायर कर दी है, हत्ता कि उन्होंने इमरान खान साहब की भी कहा कि वो मनी ट्रेल दे। तो ये तो कोई सिलसिला कहीं जाकर ख़त्म ही नहीं होगा। वो जहांगीर तरीन साहब को बीच में ले आए कि SCCP तफसील दे उनकी। मैं बात करूं? जी अलीमा खान साहिबा का केस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने निजामी साहब उसका फैसला किया। इसी एक सेकंड सिर्फ शैला रजा साहिबा, इमरान खान साहब का भी एक पैनी पाउंड का हिसाब दिया हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उनको सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया गया। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब नहल कर दिए गए, उनका भी फैसला आ गया। कोई JIT नहीं बनाई सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने नहीं समझा कि इस पर JIT बननी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा न्यूट्रल फोरम है जिस पे तमाम सियासी पार्टियों को एतमाद होना चाहिए, पूरी कौम को एतमाद है। मैं समझता हूँ पूरी कौम आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी है। तो हमारे तीनों, अलीमा खान साहिबा तो चलें, वो प्राइवेट बिजनेस वूमन है, मैं नहीं समझता मुझे उनकी किसी किस्म की तर्जमानी करने की ज़रूरत है, उन्होंने तो अपनी डिटेल्स दे दी। लेकिन जहाँ तक इमरान खान साहब हैं, जहांगीर खान तरीन साहब हैं, उनके तो केसेस निपट गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। अब सिर्फ जरदारी साहब का फैसला आना है, जो भी आएगा मैं उम्मीद करता हूँ पीपल्स पार्टी वालों को कबूल होगा वो फैसला। जी शैला साहबा, आप कुछ कहना चाह रही थी? अच्छा जी, देखिए जी मैं काफ़ी कुछ कहना चाह रही हूँ, सवाल भी अब तो इन्होंने पूछ लिया आपके हिस्से का। देखिए असासे और प्रॉपर्टी कह दें, इसकी बड़ी डेफिनेशन है। अगर ये कहा गया कि दुनिया की कौन सी जगह ऐसी है जहाँ असासे नहीं है, तो बहुत सारे लीडर इसकी ज़द में आ जाएंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बात। दूसरी बात यह है कि डॉक्यूमेंट्स इन्होंने नहीं देखे, और मैं ये समझती हूँ कि बनी गाला के भी बड़े मसाइल हैं, और उसके साथ साथ शेख रशीद भी कुछ अपनी प्रॉपर्टी जो है वो जाहिर करना भूल गए थे। ये वाली बातें भी हमें मद्देनजर रखने चाहिए। एग्जाम्पल केस, हाँ ये बड़ी अच्छी बात है कि उनकी सॉरी काफ़ी थी। अच्छा, दूसरी बात यह है, जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब की बात है, तो सब इंस्पेक्टर के बेटे की 5 खरब की जायदाद कैसे बनी, ये सवाल है। और इस पे सिर्फ यही नहीं है, इस पे और भी आगे काफ़ी बातें होनी थी। हम चाहते हैं कि वो हो। अलीमा साहिबा ने कहा कि 2 करोड़ 16 लाख रुपए उनके पास थे, कहाँ से आया कोई सवाल नहीं है। उनके वालिद की क्या हैसियत थी, वो इसमें करप्शन केस में निकाले जाने के बाद उन्होंने कभी नौकरी नहीं की, और 2 करोड़ 16 लाख रुपए कहाँ से आए। फिर इसी के उन्होंने 2 करोड़ 16 लाख उन्होंने और लिए, और 4 करोड़ 32 लाख की उन्होंने वहाँ प्रॉपर्टी खरीदी। इस पैसे से मैं डिफेंस में नहीं खरीद सकती जो उन्होंने सी साइड पे दुबई में खरीदी। मैं एक आम जगह पे वो फ्लैट ले सकती हूँ जो कराची में जो है कीमतें इस वक्त। अच्छा, इनके ट्रांजैक्शन कहाँ है, कुछ है, कोई सवाल नहीं, कोई नहीं पूछ रहा। तो मेरा ये कहना है कि जहांगीर तरीन साहब का जो फैसला है वो आपने उस पर अमल दरामद किया है, और ये मजबूरी होती है कि कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें कबूल करें या नहीं करें। इसीलिए तो बार बार इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये तो एक टेक्निकल मैटर था। इसी तरह अभी तक जो आज़म सवाती साहब हैं, आई डोंट नो उनका असल नाम क्या है,
जो उनका फार्म हाउस है वो जमीन वागुजार नहीं कराई गई। रिवाइज्ड लिस्ट में उनका रिवाइज्ड में वो अभी भी मिनिस्टर हैं। देखिए मैं नहीं कह रही है, ये नाम कुछ और भी आया, मुझे याद नहीं रहा। तो मैं ये सारी बातें कर रही हूँ कि उस्मान डार इसलिए और अच्छी तरह बोलते हैं। चले आज तो इन्होंने कह दिया कि इन्होंने वो डॉक्यूमेंट नहीं देखे, अदरवाइज तो ये कह चुके हैं कि इतने बड़े बड़े सबूत की मोटी मोटी फाइल हैं जो इन्होंने नैब के ऑफिस में देखी हैं। अच्छा, ये आप देखें, एक तो जहांगीर तरीन साहब का केस ये है कि उन्होंने तो सिर्फ ये कि उनकी इनकम तो जायज़ है लेकिन उन्होंने डिक्लेयर नहीं की, एक तो ये। दूसरे आप भूल गई एक और बात जो उस्मान डार साहब से भी पूछने वाली है उनके कि ये फैसल वाडा साहब का कोई मनी ट्रेल है कि नहीं है। इतनी वो कहता है 5 फ्लैट हैं लंदन, सेंट्रल लंदन में कहता है 10 हैं। ये क्या मामला है? इस पर भी तो आज काफ़ी ले दे हुई है। इस पर तो फरज़ुल्लाह बाबर साहब ने डिटेल्स मांग ली हैं, डिटेल्स मांग ली हैं उनकी। जी देखिए नैब के कवानीन तो तमाम शहरियों के लिए है ना। जी 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 उस्मान डार साहब प्लीज़। देखें निज़ामी साहब, चाहे फैसल वाडा हो, कोई भी मिनिस्टर हो, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए। जिसकी प्रॉपर्टीज सामने आ रही हैं उन तमाम की मनी ट्रेल अगर वो देते हैं इट्स फाइन, नहीं देते हैं जो भी लैंड लॉ ऑफ द लैंड है उसके मुताबिक वो अप्लाई होना चाहिए। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि गवर्नमेंट वालों को छोड़ दें और अपोजिशन वालों को पकड़ लें। अगर उनकी प्रॉपर्टीज सामने आई हैं जैसे आप कह रहे हैं और उसका जो भी प्रोसीजर है अपोजिशन वालों ने उनको लेके कोर्ट में जाना है या उनके जो अपोनेंट डिमांड करती है। जी ये तो फरतुल्लाह बाबर ने कहा। दरअसल बात यह है बिल्कुल, लेकिन जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है तो उन्होंने डिक्लेयर की है अपने नॉमिनेशन पेपर्स में। देखिए दरअसल बात यह है जो मेरे ख्याल से वो कहना चाह रही हैं, वो कह रही हैं कि अपोजिशन के लिए एक मयार है और हुकूमती पार्टी के अरकान के लिए एक मुख्तलिफ मयार है, यानी एहतसाब का। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। क्या यही कहना चाह रही हैं आप? जी मैंने कहा आपकी तर्जमानी मैं कर देता हूं। जी मैं यही कह रही हूँ कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये तो बिल्कुल नैब पे दबाव नहीं डाल रहे, लेकिन पता नहीं क्यों नैब सिर्फ ऑपोजिशन ही की तरफ कर रही है सब। ये मैं कहना चाहती हूँ। पार्टी फंडिंग केस है, मालम जब्बा का इतना बड़ा केस है तो मालम जब्बा वाला तो चल रहा है अभी, खत्म नहीं अराजी जो के एक मिनट 275 एकड़ अराजी जो कि प्रोटेक्टेड जोन में आती थी वो कैसे लीज की गई 33 साल के लिए, उसमें कि सब किस तरह से उसके पौधे और सब कुछ काटे गए और फिर ये क्वेस्ट बनाने की कोशिश हो रही है कि कहें कि जी सिर्फ 12 एकड़ जो है वो होटल के लिए दी थी, लेकिन पौधे कट चुके हैं और वो जमीन नहीं दी जानी थी। लेकिन सेनेटर मोहसिन अजीज पे जो उस वक्त इदारे के सरबराह थे, इतना दबाव था कि उनसे ये काम जबरदस्ती कराया। उस्मान डार साहब तो ये जवाब देना चाह रहे हैं। हाँ इसका जवाब दे दीजिएगा और सवाल में भी शामिल कर दूं। चलें आप कह लें पहले। देखिए असद जी सर, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूं और मैं चाहता हूं मैं इस बात को एक वाज़िया दलील के साथ करना चाह रहा हूं कि पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए कि आज शहबाज शरीफ साहब और आसफ अली जरदारी साहब इन दोनों के मामलात पाकिस्तान की अदालतों के साथ जुड़े हैं, नैब के साथ नहीं। शहबाज शरीफ साहब को बेल नहीं मिल रही है, वो कोर्ट से नहीं मिल रही। एनआरओ तो आप नहीं दे रहे ना, मगर कोर्ट उन्हें बेल दे देती है, इट्स फाइन। एनआरओ तो आपसे मांग रहे हैं ना। अब आप क्या कहना चाहते हैं कि हम नहीं, फिर हम पाकिस्तान की अदालतों के साथ भी हमारा मुकम्मल है। अब ये कहना चाह रहे हैं, मैं तो यही कह रहा हूं कि इन्हें खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान की अदालतों में अब इनके मामलात आसफ अली जरदारी साहब के भी और शहबाज शरीफ साहब के भी, अगर उन्हें कोर्ट बेल दे देती है वो आराम से घर चले जाएंगे। लेकिन उस्मान डार साहब एक और चीज है, देखें अपोजिशन वालों को मैं बात करना चाहती हूँ, प्लीज मैं बात करना चाहती हूँ। कम से कम अभी एक सेकंड, ना ही शैला रजा साहिबा आप लोगों को नैब के पीछे छुपना चाहिए। अभी आपके मामला अदालतों में, आप अदालत पे सिर्फ बात करें कि हाँ हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे एतमाद है। अच्छा शहरा साहिबा आप मुझे ये बता दें, आप जो कहना चाह रही हैं कहते हुए, हाँ कह लें, बिल्कुल कह लें, मगर सवाल मेरा शामिल कर लेना साथ में, क्योंकि वरना तो फिर आप एक दूसरे का जवाब देते रहेंगे। सवाल ये है शहला साहिबा कि आप पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अब क्या बन रही है? मुलाकात भी हो रही है नवाज शरीफ साहब के साथ और कोई मुल्क गिर एहतजाज प्लान सवाल है कि हो रही है या नहीं हो रही? हाँ बिल्कुल, क्या मुलाकात हो रही है? और फिर मुल्क गिर एहतजाज की बिलावल साहब ने बात की है, वो एहतजाज आपके जहन में क्या है? वो किस शक्ल का एहतजाज है, कहाँ से शुरू हो रहा है, वो किस सतह का है, ये भी जरा बताइएगा साथ में। अच्छा पहले तो मेरा भाई उस्मान जो है ना ये बहुत भोला वाला है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो 11 साढ़े 11 साल आसिफ साहब जेल में रहे और मुकदमे बने, तो वो क्या किसी खाला के घर पेश हो रहे थे?
अदालतों के हुक्म पे थे ना भाई 11.5 साल। हम कब नहीं जुड़े हुए थे अदालतों से भाई? हम कब नहीं जुड़े हुए थे? हम तो इतने जुड़े हुए थे कि हमारे ऊपर ये कहा जाता था ज्यादा से ज्यादा सजाएं दो। हम कब नहीं जुड़े हुए थे अदालतों से? हमें तो हर दौर में, हमें आज तक वो रकम नहीं मिली जिसको ये कहा गया था आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार करते वक्त कि गाड़ी में से 200 पता नहीं कितने, आरिफ निजामी साहब को मालूम होगा कि इतने अरब डॉलर या पता नहीं क्या था, इतनी बड़ी रकम लेते हैं कि मैं ही डर जाती हूँ कि वो मिली थी। या आज तक हमें वो पता नहीं चला कि एक शख्स ने जो BMW मंगाई थी उसका सिर्फ छोटा सा टैक्स क्यों नहीं अदा किया। ये क्या ऐसे मुकदमे थे कि 11.5 साल जेल में रखा जाए? हम जब भी अदालतों के सामने खड़े थे। आप फिक्र नहीं कर रहे भाई 11.5 साल और ले लो, मैं तुम्हें ये दावा करती हूँ 11.5 साल और ले लो। शैला रजा भाई ये आपके कौम को पता चल जाएगा। साहब हो सकता है वो JIT की रिपोर्ट में वो पहले से कैसे तय कर लिया कि वो JIT। साहब बात तो सुनिए। अच्छा, मैं उस्मान डार को ये बताना चाहती हूँ, सिंध हुकूमत से भी ये इनके ऐसे स्टेटमेंट होते हैं। ख्वाजा आसिफ केस में भुगत चुके अपनी बातें। सिंध हुकूमत से के लिए भी JIT बनाई गई थी कि 10 साल का रिकॉर्ड दें, हमने दे दिया। आप देंगे PTI हुकूमत का 5 साल का? एक मालम जब्बा आप उसके पीछे पड़े हुए, एहतिसाब वाले मैटर को आपने बंद कर दिया। और नथिया गली की जो हाउसिंग स्कीम है उसके भी बड़े मसले हैं कि उसमें कंसर्न, मेरी बात सुन लिया करें भाई, कंसर्न अथॉरिटी से इजाजत लिए बगैर जमीनें दी गई हैं। पीडो का केस आपके यहाँ पड़ा हुआ है, 11 उजरा के केस आप दे देंगे मुझे 5 साल का हिसाब JIT को? हमने तो दे दिया। ठीक है, चले एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल उस्मान डार साहब, आप फिर कुछ कहना चाह रहे हो? ब्रेक ले लेता हूं मैं आप दोनों से जानना चाह रहा हूं, जो मैंने सवाल अभी शैला साहबा के सामने भी रखा था कि स्ट्रेटजी क्या है पॉलिटिकली। आप जरदारी साहब की गिरफ्तारी की सूरत में प्लान हो रहा है तो शैला साहबा देंगी, लेकिन उस्मान डार साहब से मैं ये पूछना चाहूंगा ना कि वो क्या उनके गवर्नमेंट के बहुत सारे जो अफेयर्स हैं उसको रन करना मुश्किल हो रहा है, तो इतने बड़े एहतजाजों को जो कि नून लीग भी शुरू कर रही है और ये और हो सकता है ये एक ही ट्रक से शुरू कर दें, तो इसको काउंटर करने के लिए हुकूमत के पास स्ट्रेटजी क्या है? एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ शैला रजा साहब मौजूद हैं, उस्मान डार साहब मौजूद है। उस्मान डार साहब, इतने मसाइल हैं गवर्नमेंट की इकोनॉमी ठीक नहीं हो रही, 50 लाख घर आपने बनाने हैं, 1 करोड़ नौकरियां देनी है, पुलिस रिफॉर्म्स लानी है, न जाने क्या क्या कुछ करना है। ऐसे में अब ये जो अगर मुल्क गिर एहतजाज पीपल्स पार्टी का शुरू हो जाएगा और ये अवाम राब्ता मुहिम, मुल्क गिर अवाम राब्ता मुहिम जो है ये PMLN की शुरू हो जाएगी अगर नवाज शरीफ साहब पकड़े जाते हैं, तो इसको कैसे टैकल करेंगे? यकीनन इस पर हुकूमत ने बैठ के कुछ हिकमत अमली तो बनाई होगी, और अगर ये इकट्ठे होकर कोई एहतजाज शुरू कर देते हैं तो क्या करेंगे? देखें, असद कोई भी तहरीक चलाने के लिए आपके जो वर्कर्स हैं उनके अंदर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और मेरा मानना है कि आजकल के हालात में दोनों पार्टीज़ के जो वर्कर्स हैं वो डिमोरलाइज हो चुके हैं। देखिए, जहाँ तक JIT की बात है, आसिफ अली जरदारी साहब खुद मान चुके हैं कि उनका गठजोड़ आया ओमनी ग्रुप वालों के साथ। इसी तरह ही नहल नवाशी साहब वो कहते रहे कि ये हैं वो ज़राए फ्लोर ऑफ द हाउस, फिर कतरी लेटर ले आए। पिछले 2-2.5 साल में वो मनी ट्रेल देने में बुरी तरह नाकाम रहे और तमाम चीज़ों से उन्होंने यूटर्न ले लिया। तो इसलिए इन दोनों पार्टीज़ की जो तर्ज सियासत रही है माजी में और जिन हालात में है इस वक्त पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि कौम उस तारीखी दिन के इंतज़ार में है जब ये लोग जेलों में होंगे। तो मेरा मानना है कि कोई सड़कों पे नहीं होगा। अगर ये समझते हैं कि ये वर्कर्स को सड़कों पे ला सकते हैं तो मैं आपको कहता हूँ कि ये अभी तक ले आते, ये उस दिन का इंतज़ार ना करते कि फैसले इनके खिलाफ आएंगे तो ये सड़कों पे आएंगे। तो इसलिए ये सारी जो सिचुएशन जिसकी आप बात कर रहे हैं कि इकानमी तबाह है, इंस्टीट्यूशंस तबाह हैं, और जिन हालात में पिछले 35-40 साल पाकिस्तान के लोगों ने इन्हें मौका दिया, कौम बाखूबी वाकिफ़ हैं कि 10-10 साल, पिछले 10 साल सिंध इनके पास रहा, पंजाब नून लीग के पास रहा, 5-5 साल ये लोग मरकज़ में रहे, लेकिन फिर भी हालात लोगों के चेंज नहीं हो सके। तो मैं समझता हूँ कि इनकी जो भी तहरीक होगी वो बुरी तरह नाकाम होगी। डॉक्टर साहब, मैं तो ये कहूँगा, बल्कि इजाफा करूँगा कि वो
एक कॉलम भी मैंने लिखा है, गलियां हो जन सोनिया विच मिर्ज़ा यार फिरे। आपके लिए तो बड़ा अच्छा है कि सारे इंस्टीट्यूशन आपके साथ हैं, ये इन अवाम इनके साथ भी नहीं है, ये भी जेल में होंगे, नवाज भी जेल में होंगे, तो फिर भी आपके पास चैलेंज तो रहेगा गवर्नेंस का। लोग तो हैं ना, शैला रजा साहब हैं, वो भी माशाल्लाह पार्टी को आगे लेके जाएंगी, इनका हक है। इन लोगों ने तो ये कह रहे हैं आप ना कि आप तो कह रहे हैं ये डिमोरलाइज होकर घर बैठ जाएंगे ना, ये डिमोरलाइज घर बैठ जाएंगे, आपके लिए तो कोई लीडरशिप भी नहीं चैलेंज होगा। लेकिन इतने बड़े बड़े जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, क्या आपका ख्याल है कि जो PTI की हुकूमत है पिछले तकरीबन अब 4 माह हो गए, कोई डिलीवर कर पाई है किसी भी महाज पे? देखे एक बात निज़ामी साहब, किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए या आप कह लें परफॉर्म करने के लिए एक तो नीयत और विल की ज़रूरत है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर साहब की विल है। अगर हमारी विल ना हो, हमारी नीयत साफ ना हो, हम कभी भी अपना 100 रोज़ा एजेंडा पाकिस्तानी कौम के सामने ना रखते कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, परफॉर्मेंस अच्छी थी बुरी थी, हम भागे नहीं हैं, इसलिए कि हमारी नीयत साफ है। इंशाअल्लाह ताला 1 से 1.5 साल में अब देखेंगे जो भी हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, जो भी हम चेंजेस लाने जा रहे हैं। ठीक है, एक बात मैं आपकी इत्तेफाक करता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन में हमें अपोजिशन वालों की जरूरत होगी, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अगर जो उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन पे, हाँ पार्लियामेंट में क्या जरूरत होगी सर, आप ऑर्डिनेंस ले आएंगे, भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। ये जो बात कर रहे हैं आप देखें नीयत इनकी ठीक है, वो अंग्रेजी में एक मकूला होता है, रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। यानी मतलब है कि खाली अगर नियतों से ही मामला ठीक होने हुए तो सारे मामला हल हो चुके होते। देखिए निज़ामी साहब, आप लोगों ने भागना नहीं है। मैं चैलेंज दे के जा रहा हूँ शैला रजा को, मैं शैला रजा को चैलेंज दे के जा रहा हूँ, और कल हम दोनों इस प्रोग्राम में आएंगे। आपने पीपल्स पार्टी के भी पहले 6 माह की इन्फ्लेशन स्टेट बैंक से खुद लेनी है, मैं भी ले आऊँगा, आप भी लें, मीडिया वाले भी, नून लीग की भी लें और हमारे भी 4 माह की लें। और मैं चैलेंज कर रहा हूं कि हमारी इन्फ्लेशन रेट इन दोनों की गवर्नमेंट के पहले 6 माह में कम है। ये सिर्फ महंगाई का चूरन बेच रहे हैं मीडिया पे बैठ के। मैं इतना बड़ा चैलेंज इन्हें कर रहा हूं, शैला रजा साहिबा बाद में स्टेट बैंक के सड़क पे लेट गया है। महंगाई नहीं है। तीसरा मेरी बात तो सुन लें, अब मैं बोलूं बीच में, इन्होंने बात की है कि हमने अपने वर्कर्स, बात तो सुन लें, बात सुन लें। तीसरा, इन्होंने तो डॉलर की दजियां उड़ा दी थी, 60 रुपए का डॉलर 82 रुपीज पे चला गया था। हम तो इनकी तरह रोना धोना नहीं कर रहे, नैब पड़ गई है, JIT पड़ गई है, हम काम पे तवज्जो दे रहे हैं। तीसरी बात ये कह रही थी हमने वर्कर्स बैठा दिए हैं। इस बात पे भी मैं इन्हें चैलेंज करता हूं कि जो सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने कारकुन बैठाए थे, हमारे वर्कर तो उनके सामने आटे में नमक भी नहीं है। चौथी ये बात कर रही थी नैब की, नैब में मैं असद खुद कंप्लेनेंट हूं उनके अगेंस्ट ख्वाजा आसिफ के, मुझे तो उन्होंने बुलाया था, मैं तो दिन दिहाड़े गया हूं, रात में छुप छुपा के किसी काफे शॉप में नहीं मिल रहा था नैब ऑफिसर को। जब मैं वहां गया, टेबल पे फाइलें पड़ी थी, पुरानी फाइलें जो मैं उन्हें पिछले साल दे के आया था वो भी पड़ी थी, कुछ नहीं लेके गया था। तो ये तासुर देना कि शायद मैं नैब के साथ मिलके ख्वाजा आसिफ साहब के अगेंस्ट कोई साजिश तैयार कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा मानना है जो फॉरेन अकाउंट्स, फॉरेन एसेट्स मैंने उनके पकड़ के दिए हैं काफी हैं उनको भी जेल डालने के लिए, इसलिए मुझे नैब के साथ नथी करने से इन्हें क्या मिलेगा? आपने खुद कहा था जी, और मेरे साथ ही प्रोग्राम में कहा था, मैं वहां थी ARY के वो इन्होंने थोड़ा मैंने ये नहीं कहा पढ़ी है, ये बताया कहा कि वो एक ढेर लगा हुआ था, मैंने पूछा कि है किसकी फाइलें हैं, उन्होंने कहा कि ये ख्वाजा आसिफ की फाइलें हैं। मैंने देखी है, पढ़ी नहीं है, मैंने ये नहीं कहा था मैंने पढ़ी है। कितनी लापरवाह नैब है जी शैला साहबा, कितनी। ये तो देखे ना, मैं ये कह रही हूँ कि एक और मिनी बजट भी आ रहा है। नहीं वो ठीक है, मेरा एक सवाल था आपसे और इसके साथ मैं ये भी कह रही हूँ, सवाल लेने इसका भी जवाब देते हैं और बाकी भी बात करें। कर रहे हैं इन्फ्लेशन पे। आपने बिलावल साहब ने आज को बात की है मिलिट्री कोर्ट्स की, ये उन पर वसंती का आज़ार किया उसकी एक्सटेंशन पे, दूसरे पार्लियामेंट का फेलियर करार दिया, पार्लियामेंट का फेलियर करार दिया, इसका हिस्सा भी है वो खुद। फिर ये एक कुछ सिविलियन सुपरमेसी की बड़ी बात की जा रही है, तो कोई क्या बात है, कोई इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़गी को जरदारी साहब की ज़्यादा बढ़ गई है और बिलावल साहब की, उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की अभी परसों चौथ भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। ये क्या आपको हार्ड लाइन क्यों ले रहे हैं? एक तो अब 2015 में ली थी, अब दोबारा क्यों इस किस्म की
लाइन अख्तियार की जा रही है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, और निज़ामी साहब, मैं अच्छा है कि आपके साथ हम बैठे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि तहम्मुल से सुना जाएगा। अगर हम किसी इदारे के सरबराह का अपने ओहदे के नाजायज़ इस्तेमाल की बात करें जिससे हमारी हिस्ट्री भरी हुई है, और अगर हम उसकी तरफ इशारा करें तो कहा जाता है इदारों को बुरा कहा जा रहा है। हम इदारों को तो बुरा नहीं कह रहे ना, हमने तो ये कहा है कि जब जब किसी इदारे के सरबराह ने अपने इदारे के डिसिप्लिन से फ़ायदा उठाकर मुल्क को यरगमाल बनाया, मुल्क को उसने हमेशा नुकसान पहुंचाया है। और जिन जिन इदारों के सरबराह ने अपने ओहदे से फ़ायदा उठाकर इस हरकत का साथ दिया, मुल्क को नुकसान पहुंचाए, इसमें इदारों पे हमला कहाँ है? ये तो हिस्ट्री है हमारी, इसमें क्या ऐसी बात है? अगर हम उसको बात करेंगे तो वो इदारों पे हमला हो जाएगा। अगर ये बात गलत है तो मुशर्रफ आए मुल्क में, तो ये बड़ी अजीब बात है। सच बोलो तो इदारों पे हमला, भाई इदारों पे हमला तो वो लोग करते हैं जो कि कर रहे होते हैं, जो इदारों में घुस जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करना चाहते हैं, रेडियो पाकिस्तान में घुस जाते हैं, अच्छा उस्मान डार साहब टीवी पे घुस जाते हैं। उस्मान डार साहब, मेरा आप जो कहना चाह रहे हैं उसके साथ एक सवाल ले लीजिएगा कंक्लूड करते हुए गुफ्तगू को, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो रहा है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप हर रोज कोई नया इंकशाफ कर रहे हैं जबकि पुरानों को समेट नहीं रहे। आपने बहुत सारे 700 अरब की बात की कि बैरून मुल्क आपको अकाउंट्स मिल गए हैं, वो फिर वो मामला खामोश होता है, नया फ्लैट निकल आता है। अब ये नया फ्लैट पता नहीं अंजाम को पहुंचेगा कि नहीं, कोई नया चीज निकाल देते हैं। तो पुराने दावों को कंक्लूड अगर आप नहीं करेंगे तो आप जानते हैं ना कि ये खुद आपके लिए डैमेजिंग होगा। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है खुद पीटीआई के लिए। दिन तो गुजर जाएगा, आगे चल हम भी आगे चल जाएगा एक जी डार साहब देखिए इस बात पे आने से पहले मैं इनकी जो बात थी ना मुशर्रफ साहब की, उस पर जवाब दे रहा हूँ। ये दोनों पार्टियां मुशर्रफ खेलती हैं ना। इन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया उन्हें, और दूसरी पार्टी जब इक़्तिदार में आई उन्होंने उन्हें बाहर भेज दिया प्रोटोकॉल के साथ। तो मेरा ख्याल है कि मुशर्रफ साहब का भी चूरन नहीं बिकेगा, अब उसका भी पीछा छोड़ दें, इसलिए दोनों ने उन्हें भेजा था। तो ये कहना कि शायद उस वक़्त कोई और कूफतें थी। देखें बात ये है कि प्रॉपर्टीज़ तो निकलती हैं असद। मकसद ये है कि मैंने भी प्रॉपर्टीज़ ख्वाजा आसिफ साहब की उनके इलेक्शन के बाद सामने लेके आया हूँ कि उनकी दुबई में प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉरेन अकाउंट्स हैं। बाज़ दफ़ा अब इलेक्शन में अपनी चीज़ें नहीं डिक्लेयर करते, उसका फ़ैसला तो पाकिस्तान की अदालतों ने करना है, उसके लिए बाकायदा ट्रिब्यूनल्स बने हैं। और मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब की, जैसे मैं पहले भी बात कह रहा था, कि उनकी माशाल्लाह इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं पूरी दुनिया में, हो सकता है वो वाला अपार्टमेंट डिक्लेयर करना भूल गए हों। तो अगर वो डिक्लेयर नहीं उन्होंने किया तो उसके लिए कानून मौजूद है, मिस डिक्लेरेशन का 62(1)(f) का, जिसकी सजा नाअहली है। उस्मान साहब आपको जो वजह शोहरत है, एक मिनट, आपको वजह शोहरत जो है ख्वाजा आसिफ है। आपने बड़ा मुकाबला किया लेकिन हर दफा आप हार जाते हैं उनसे। ये क्या वजह है? निज़ामी साहब, मेरी वजह शोहरत जो है ना, मेरी वजह शोहरत मेरा लीडर इमरान खान है, मेरी जमात पाकिस्तान तरीके इंसाफ है जिसका मैं वर्कर हूँ। वाया साहब के साथ तो मैंने एक पॉलिटिकल जंग लड़ी है, आज तक लड़ रहा हूँ। मेरा मानना है कि उन्होंने ठीक ठाक करप्शन कर रखी है, इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन बेनकाब करके रहूंगा। सियासी और अदालती मैदान। अच्छा, मैं बात करना चाह रही थी एक जाते जाते एक बात करना चाहती हूँ। परवेज मुशर्रफ जो हैं वो GHQ में रहते थे, उनके इदारे ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। मोहम्मद मियां सुमरो जो इनके साथ हैं वो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, वजीर आजम नहीं गए थे, PTV भी नहीं गया था, समा चैनल ने रिकॉर्डिंग की थी। इनको है ना थोड़ा सा पढ़ना लिखना चाहिए, मैं ये समझती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि आप अदालत में जाएं, जो इधर चीख रहे हैं हम वहाँ पे फेस करेंगे हर चीज। वो जरदारी साहब ने तो कहा, मैंने तो आते 6 महीने के अंदर मुशर्रफ को घर भेज दिया, वो तो जरदारी साहब ने। बहरहाल बहुत शुक्रिया शरा साहब, आपका पता नहीं है, बहुत शुक्रिया। उस्मान डार साहब बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले रहे हैं प्रोग्राम, और ब्रेक के बाद वापस आके हम आपको बताते हैं कि अब जो स्ट्रेटजीज बन रही हैं दोनों सियासी जमातों की अपने अपने कायदीन की मुमकिन गिरफ्तारी की सूरत में, वो स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है, क्या मिलकर कोई तहरीक चलाई जा सकती है। उस्मान डार ने कहा कि इन पर कैपेसिटी नहीं है, तो क्या कैपेसिटी है या नहीं है, वो तहरीक क्या शक्ल इख्तियार कर सकती है, कहाँ तक ले जाना चाहेंगी सियासी जमातें उनको। तो आने वाले सियासी मंजरनामे पर बात करते हैं। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं निज़ामी साहब। दोनों पार्टीज़ ने, पीपल्स पार्टी और PMLN ने अपनी अपनी मीटिंग्स की हैं और उसमें जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं वो ये कि नून लीग ने फैसला किया कि नवाज शरीफ साहब अगर उनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाती है दोनों रेफरेंसेस में, तो एक एडवाइजरी बोर्ड जो है वो नून लीग के मामला चलाएगा। और वो उसके भी सोर्सेज से खबरें आ रही हैं कि उसको पहले हमज़ा उसको हेड कर सकते हैं, और अगर हमज़ा के ऊपर भी कोई इस तरह का मामला होता है, उनको भी पकड़ा जाता है, तो फिर शायद खाकान अब्बासी उसको हेड कर सकते हैं। तो इस तरह की सोर्सेज से भी खबरें आ रही हैं, लेकिन पार्लियामेंट एडवाइजरी बोर्ड चलाएगा ये तय है, और उसमें सेनेट और पार्लियामेंट के लोग शामिल होंगे। तो ये तो हो गया PMLN का। और पीपल्स पार्टी का ये है कि बिलावल उसको लीड करेंगे और एक वो फिर एक मुहिम चलाएंगे। लेकिन वहाँ तो कोई मसला नहीं ना, पीपल्स पार्टी में बिलावल साहब मौजूद हैं, चेयरमैन है, चेयरमैन, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। मैं कल भी आपसे गुज़श्ता रोज़ जिक्र कर रहा था, ये दोनों पार्टीज़ के लिए कोई नया तजर्बा नहीं है। जब ये दोनों एग्जाइल में थे तो नवाज़ लीग जो थी या PMLN जो है, इसकी जो एन थी ये वो बन चुकी थी निसार, जो अब नहीं है उनकी जमात में, और मामला चलते रहे 2002 के इलेक्शन में। उसके बाद वो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी थे। तो ऐसी कोई ख़तरे की बात नहीं है। और ये जो शाह महमूद कुरैशी हैं, इनको बेदरीज़ भुट्टो ने, शहीद ने, अपना वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नॉमिनेट किया था। और फिर वो भी जो इनकी जो ये बात करते ना, फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं, ये बन भी सकते हैं। देखे ना, मुशर्रफ ने जो नैब नैब के ज़रिए इनको तोड़ दिया था। मसलन चौधरी बरादरान ने बड़ी खूबसूरत से कंधा दिया था। कंधा मैं उस सेंस में नहीं यूज़ कर रहा, अपना कंधा पेश किया था। तो वो क्यों बनी? आज क्यों कहा इनकी सिर्फ चौधरी साहब बरादरान के घर की लौंडी है, और तो कुछ भी नहीं है। क्यों? पेट्रियाट्स जो है, जो बनाने वाले थे, एक तो फौत हो गए, जो थे, क्या नाम था उनका, जो कड़ा के जो नाम मुझे तो मखदूम फैसल साले हयात का नाम ज़हन में आता है। क्या नाम था उनका? राव सिकंदर इकबाल। फैसल साले बाद जो है वो सजदा सैफ करके वापस पीपल्स पार्टी में चले गए, कबूल कर लिया, कबूल कर ली। तो ये अनलेस के ये PTI जो है डिलीवर करे, फिर तो वाकई ये पार्टियां जो है इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर PTI जो है वो मुसलसल इसी डिगर पे चलती रही कि वो सिर्फ दावों और वादों के, मतलब ये है कि जी अपने ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट आ गई है यहाँ पे, जून में आ जाएगी। ये फैसला जो है वो फरवरी 2018 में हुआ था। PTI अगर संभाल लेती है मामला जी, तो फिर ये पार्टीज वाकई कमज़ोर हो जाएंगी। अच्छा, लेकिन निज़ामी साहब, ये अब जो एडवाइजरी बोर्ड करेगा, वो करेगा क्या, सवाल ये पैदा होता है। तो वो कर रहे हैं कि अवाम राब्ता मुहिम चलाएंगे, यानी जलसे जुलूस करेंगे, एहतजाज करेंगे, मुख्तलिफ मीटिंग्स करेंगे, और उधर भी बिलावल कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इनका किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर जिद्दोजहद करने का कोई प्लान बन सकता है, जबकि हम सुन रहे हैं कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ की मुलाकात का भी इम्कान है? ये दोनों चीज़ें हैं। वैसे तो अब मेरा ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी मौजूद है। मियाँ नवाज शरीफ थोड़े से रिलक्टेंट रहे हैं इनसे मुलाकात करने में। दूसरी तरफ जरदारी साहब भी रहे हैं। जरदारी साहब तो बहुत हद तक रहेंगे। वो तो कहते थे कि इन्होंने छुरा घोंपा मेरी पीठ में, जब वो डॉक्टर आसिम वगैरह वाला मामला हुआ। इसके बावजूद मैंने आपसे अर्ज़ किया था, अभी हम बैठे बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, कि मुझे याद है कि जब एक ज़माने में बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट अंडर प्रेशर थी, दूसरी गवर्नमेंट, तो जरदारी साहब मुझे कहने लगा यार कुछ नहीं है, अगर ये करेंगे तो देखिएगा मियाँ नवाज शरीफ और मोहतरमा एक ही ट्रक पे होंगी। उस वक्त तो वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ आया। हो सकता है, अब हो सकता है जरदारी साहब और नवाज शरीफ एक ट्रक पे, यानी जरदारी साहब या नवाज शरीफ, बिलावल या शायद खाकान अब्बासी, ये दोनों पार्टी से बिल्कुल ये। और ये क्रेडिट जो है ना, ये इमरान खान साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने उस सियासी वो मसलत पसंदी का शिकार नहीं। वो कहते हैं वाकई वो समझते हैं कि दोनों चोर हैं इनको, और प्लस वो ये समझ रहे हैं कि इनके कारकुनों में तो मोटिवेशन नहीं, ये बंदे नहीं ला सकते, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से एहतजाज करेंगे। ये एक फील PTI के अंदर है। इसमें दो चीज़ें हैं, आप मद्देनज़र रखें और बड़ी संजीदगी से, कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े गंभीर किस्म के मसाइल में ठीक। जरदारी साहब के पास अभी भी सिंध कार्ड है जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। ये इंतहाई ख़तरनाक होगा। फिर छोटे सूबों में कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं कि अगर उनको किसी ने एक्सप्लॉइट किया तो बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है।
यानी कि बाज़ औक़ात जो है मामला शुरू कहीं से होता है, ख़त्म कहीं और जाके होता है। मसलन जो PNA की तहरीक थी, इस तरह वो शुरू तो हुई थी धांधली के ख़िलाफ़ और बन गई वो शरीयत के नफाज के लिए बन गई। तो ये आप ये जो इस वक्त जो पाकिस्तान जो है ना, एक पेट्रोल पड़ा हो जिसको तीली लगाने वाली की ज़रूरत है। तो इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए जिस तरह उस्मान डार साहब ले रहे थे कि जनाब ये तो कुछ भी नहीं है, ये जेल में चले जाएंगे, फ़ौज हमारे साथ है, अदारे हमारे साथ हैं, हम आराम से हुकूमत करेंगे। अच्छा, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है निज़ामी साहब देखने का, वो ये है कि PMLN क्या है। PMLN शहबाज शरीफ साहब हैं और नवाज शरीफ साहब हैं, और उसमें भी ज़्यादा बढ़कर नवाज शरीफ साहब हैं जो क्राउड पुलर हैं। अब अगर, और मरियम साहबा चलें उसके बाद उभरी पिछले कुछ दिनों में, अगर ये तीनों मंजर पर नहीं आते तो क्या शायद खाका अब्बासी या कोई एडवाइजरी बोर्ड क्राउड पुल कर सकता है? एक मिनट, ये भी आपको क्लियर कर दूँ। नवाज शरीफ साहब काल कोठड़ी में भी हों, शहबाज शरीफ साहब जहाँ भी हों, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी के जो कलीदी फैसले हैं वो उनकी मुशावरत के बगैर हों। ठीक है ना, अभी भी वो डिस्क्वालीफाइड है टेक्निकली से भी, वो रेबर हैं पार्टी के, अपने रेबर ही कहलाते हैं वो, शायद कायद या रेबर जो भी है एक ही चीज़ है, कायद, हाँ, टाइटल। तो कौन कर रहा है फैसला? सही है, लेकिन अब देखे ना, लेकिन मंजर फिर ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं, देखे ना, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मेरे ख्याल से उनका ज़्यादा मुश्किल पीरियड जो है ना वो गुजर गया हुआ है। उनकी बेल हो सकती है ऑन हेल्थ ग्राउंड, वो बेल के लिए एलिजिबल है, नंबर 1। नंबर 2, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के भी चेयरमैन वो खुद होंगे, जब मर्जी इजलास बुला लें। हाँ बिल्कुल, और प्रोटेक्शन ऑर्डर के जरूरी नहीं रहेगा। तो मकसद है कि ये ना समझें आपके, और ये चीज़ें जो ना, मैं ये आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, ये सियासत या सियासतदानों या सियासी जमातों और सियासी सोच को इस तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता कि वो भी अंदर हो जाएगा, वो भी अंदर हो जाएगा, तो विच जनाब साड़ी बस चलेगी, जो कि PTI सोच रही है। हाँ, PTI सोच रही है। ये बंदे भी सारे हमारे साथ आ जाएंगे, वो भी जाए। मुझे ये जो इमरान खान साहब हैं बतौर वज़ीर आज़म, वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लगने लग पड़े जिस तरह ये शौकत अजीज़ की तरह के वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का। अच्छा, कैसे, मतलब कंपैरिजन कैसे? कंपैरिजन ऐसे कि शौकत अजीज़ के बारे में तो हमने बड़ी कहानियाँ और तरह की सुनी हुई है। शौकत अजीज़ के अख्तियारात के हवाले से, अख्तियारात ये नहीं कि उनके पास नहीं है, अख्तियारात के इस्तेमाल के हवाले से। अच्छा, अब ये एक चीज़ जो आपने कहा कि शहबाज शरीफ अपना रोल प्ले करें, और वाकई अब तो लगता भी है कि उनकी बेल हो सकती है, प्लस ये कि अगर ना भी हो तो वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के तौर पर नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, वो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी जारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आएंगे तो वो मंजर पर रह सकते हैं, मीटिंग्स ले सकते हैं, वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं, ये तो है। उधर से बिलावल को भी मौका मिल सकता है वो पूरा। लेकिन आमतौर पर पीपल्स पार्टी के बारे में ये समझा जाता है कि वो सिंध के हद तक तो अपनी पावर शो कर सकती है, लेकिन वो अपनी मूवमेंट को लेकर अगर पंजाब में आते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान, सिंध या बलूचिस्तान, ठीक है ना, वी कांट प्ले विद द इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। और देखिए ना, बातें तो बड़ी हैं कि रेड लाइन ड्रॉ कर दी है, ये कर दिया, वो कर दिया, और भी बड़े मल्टीफेरियस किस्म के चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को। एक तो इक़्तिसादी है, एक सियासी है, एक एथनिक है, ठीक है ना जी, एक रीजनल है, एक रीजन्स में जो तफादत है गरीब और अमीर में, जो ये नहीं कि ये आज PTI के दौर में फ़ायदा, लेकिन ये एक बड़ी ही नाजुक किस्म की सूरत हाल है पाकिस्तान की मेरे नज़दीक। मैं उन पहले तो 6 महीने मुझे पॉजिटिव पिक्चर पेंट करनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव चीज़ मुझे कम नज़र नहीं आ रही। चले, अल्लाह करे कि पॉजिटिव रहे, सारी सियासी हुकूमतों को अपना अपना रोल प्ले करने के, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मौका भी मिले और वो कर भी सकें। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज़म था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।